हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी बना रखा है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और ये है आपका पार्ट 2, जिसमें हम इस चैप्टर को पूरे ख़त्म करेंगे। इसके हर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस सब कुछ सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 2। तो अगला टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये खुद भी एक मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट की तरह काम करता है कि नहीं। और ये किसके साथ है, मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब वहाँ पे एक पहले से एक मैग्नेट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब दो मैग्नेट एक साथ होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स पड़ता है, ठीक है। तो वो फोर्स कितना पड़ेगा और कैसा पड़ेगा, इस बात को हम समझेंगे इस एक्टिविटी से, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। कुछ बातें यहाँ कही गई है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पेयर, उन्होंने सजेस्ट किया था, उन्होंने बताया था कि मैग्नेट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है। अगर ये जैसे कि एक मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जितना फोर्स ये एक्सर्ट करेगा इस पे, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी इस मैग्नेट पे करता है। ये बात मैरी एम्पेयर ने कहा था। तो एक्टिविटी 13.7, देखिए क्या गिवन है इस एक्टिविटी में। हमें क्या लेना है, स्मॉल एल्यूमिनियम रोड लेना है, ठीक है। ये रहा, इसका डायग्राम यहाँ गिवन है ए बी, और इसको सस्पेंड कर देना है, लटका देना है हॉरिजेंटली, ठीक है। फिर हमें हॉर्सशू मैग्नेट को इस तरह रखना है, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, मतलब हमें नॉर्थ को नीचे रखनी है और साउथ पोल को ऊपर रखनी है, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। आफ्टर डेट, और फिर इसमें हमें एल्यूमिनियम रोड को और बैटरी को और की और रोहिस्टेट का पिक्चर यहाँ नहीं है, बट ये भी आपको ये सब को कनेक्ट करना है, सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है। तो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये सब सीरीज़ में कनेक्टेड है, इस तरह हम कनेक्ट कर देंगे। अब हमें करंट पास करना है, और कौन से डायरेक्शन में करंट पास होके आएगा, फ्रॉम बी टू ए डायरेक्शन में, इस तरह करंट का फ्लो होगा, इस तरह आएगा। और यहाँ तो देखो पॉजिटिव यहाँ है ना, तो तभी तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, इधर बी टू ए आएगा, फिर यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। पहले केस में आपको क्या ऑब्जर्व होगा, इट इज ऑब्जर्व दैट द रोड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट। जब आप करंट को यहाँ से बी टू ए भेजोगे, तो ये रोड, जो एल्यूमिनियम रोड है, ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इस नाउ अब देखो क्या बोला है लास्ट वाली पॉइंट में, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रोड। अब हम ये करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, पहले करंट इधर था, अब इधर कर देंगे, मतलब ये प्लस इधर हो जाएगा और ये माइनस इधर। तो अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए टू बी होना है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन अब ए टू बी कर दो। तो अब ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में। तो आप क्या देखोगे डिस्प्लेसमेंट में, रोड, एल्यूमिनियम रोड में, कि इट विल डिस्प्लेस टुवर्ड राइट। अब ये इस तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ, ठीक है। देखिए करंट जब बी टू ए मूव हुआ, जब इसे हम हॉरिजेंटली हॉर्सशू मैग्नेट में रखेंगे, और करंट का फ्लो किस तरफ से किस तरफ है, बी टू ए ना, तो ये जो रोड है एल्यूमिनियम रोड, वो किस तरफ डिस्प्लेस करेगा, इधर कर रहा है, ठीक है। और दूसरी केस में क्या बोला था कि जब करंट रिवर्स हो जाएगा, तो अब ये किस तरफ डिस्प्लेस करेगा, अब ये राइट की तरफ डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो फोर्स मतलब जब करंट का डायरेक्शन इधर था, फोर्स इधर की तरफ लगा, और जब करंट का डायरेक्शन इधर हुआ, तो फोर्स इधर की तरफ लगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है, इसको आप लिखोगे कैसे, ठीक है। ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस एक्टिविटी को लिखने का तरीका क्या है, वैसे पहले आपको एम लिखना है, तो एम में देखो, इसी को आप एम में लिख देना, दैट इज टू शो दैट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका एम हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे एपरेटस रिक्वायर। तो एपरेटस रिक्वायर में क्या क्या लिखेंगे आप, हॉर्सशू मैग्नेट, एल्यूमिनियम रोड, की, बैटरी, ठीक है, स्टैंड, रोहेस्टेट, ये सारी चीज़ आपकी क्या आ जाएंगे एपरेटस रिक्वायर में। आफ्टर डेट हमें प्रोसीड्यूर लिखना है। तो प्रोसीड्यूर में ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट आप क्या लिखिएगा, ये पूरी की पूरी नहीं लिखिएगा, मैं बता रही हूँ जिस तरह आप उस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा, हैंग द एल्यूमिनियम रोड ए बी हॉरिजेंटली, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles in the magnetic field directed upwards, ठीक है।
ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड इन सीरीज विद ए बैटरी की एंड ए रोहिस्टेट। फोर्थ पॉइंट, पास ए करेंट थ्रू द एल्यूमिनियम रोड। इसकी जगह आप स्विच ऑन द की भी लिख सकते हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में लिखिएगा रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रोड। हो गया, ये आपका प्रोसीड्यूर में आ जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन में क्या लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन में 2 पॉइंट आ जाएगा। पहले 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ था, तो पहला ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ पे है, तो पहला ऑब्जर्वेशन में नंबर 1 लिखिएगा द रोड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट। दूसरी ऑब्जर्वेशन में क्या लिखिएगा व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द राइट। ये आपका दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन में क्या दीजिएगा, तो कंक्लूजन में यहाँ से ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रोड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या एक्सर्ट होता है, फोर्स पड़ता है उसके ऊपर। यही हमारा कंक्लूजन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ तक अभी हमने इस एक्टिविटी में देखा, ये एक्टिविटी से हमें क्या समझाना चाह रहा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। और जब हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमने देखा। अब देखिए और कुछ बातें यहाँ कही गई है। अब हमें बोला जा रहा है कि ये जो पोल्स था ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको अब हमें बदल देना है। मतलब अब ऊपर क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल आपको कर देना है और नीचे की तरफ क्या करना है, साउथ पोल कर देना है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन, फिर आप ऑब्जर्व कीजिए, बाकी सब कुछ सेम रखिए, बस आपको क्या बोला गया है, पोल्स की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करनी। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप तब भी ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो रोड है ना, एल्यूमिनियम रोड, ये अब दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। सिर्फ हमने पोल की डायरेक्शन जब बदली तब भी, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया इस एक्टिविटी से कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, एंड दूसरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। अगर इन दोनों में से किसी का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ये देखिए, it shows that the direction of force on the conductor depends upon the direction of current and the direction of magnetic field, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है रोड का वो सबसे ज़्यादा कब होता है, जबकि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा कंडीशन में होगा, राइट एंगल होगा, मतलब दोनों 90 डिग्री पे होगा, तब आपका सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा रोड में, ठीक है। देखिए जैसे कि देखिए ये आपका है हॉर्सशू मैग्नेट, तो ये रहा हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर से इधर है और ये हमारा क्या है, रोड है, ठीक है। तो अब रोड को अगर हम हॉरिजेंटली ऐसे रख देते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये देखो करंट का डायरेक्शन, ये रोड जिस तरफ है उसी तरफ करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जिस तरफ जा रहा है करंट का डायरेक्शन, तो अगर हम इसको और इसको हॉरिजेंटली ऐसे रख देंगे तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड और ये रोड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री पे हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिले, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ऐसे टिल्टेड परपेंडिकुलर नहीं रख के ऐसे थोड़ा टेढ़ा रख दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी, पहले इतना होना था अब इतना ही होगा, और इधर अगर इतना होना था पहले इसको इतना होना था, लेकिन क्योंकि हमने परपेंडिकुलरली नहीं रखा है, थोड़ा टिल्टेड कर दिया, टेढ़ा कर दिया, तो अब ये इतना ही जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट होगी, जब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, हाँ। चलिए तो अब हम ये जो फोर्स अभी हमने देखा करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इस फोर्स का डायरेक्शन, ये फोर्स किधर को होगा, इधर को होगा कि इधर को होगा ना, ये रोड इधर डिस्प्लेस करेगा कि इधर करेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे। तो हम इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, एक रूल है, सिंपल से रूल से पता कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप अपने लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों फिंगर को इस तरह एडजस्ट कीजिए कि तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो,
ठीक है। हमें इन तीनों फिंगर को इस तरह होल्ड करना है कि तीनों एक दूसरे से कैसा एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। देख लीजिए ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये इधर है, ये इधर है, फिर इसको और इसको देखिए ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। आप इससे और इसको अगर मिलाएंगे तो इसके बीच में भी नहीं, मतलब तीनों एक दूसरे से क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बना। इसी को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो हम फर्स्ट फिंगर कहते हैं या फिर 4 फिंगर कहते हैं ना। ये फिंगर आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपका मिडिल फिंगर क्या को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये जो थंब है ना, ये जिस डायरेक्शन में होगा ये हमें फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम इसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके यहाँ पे डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। देखो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लगाएंगे। तो देखिए कर नॉर्थ टू साउथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ निकल रहा है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो करंट का डायरेक्शन किधर था, करंट का डायरेक्शन तो इधर है, बट हमारा करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो ये गलत है ना। इसको हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि करंट का डायरेक्शन म्यूचुअली हो। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड था, करंट का डायरेक्शन ऐसे था, म्यूचुअली हॉरिजेंटली था, तो आपका फोर्स किस तरफ पड़ रहा है, लेफ्ट की तरफ पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे ही एडजस्ट करना होगा कि आप करंट का डायरेक्शन देखिए और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। समझ आई बात। तो इस तरह हम किसी भी कंडक्टर में करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पर अगर हमें पता होगा तो हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिख लीजिएगा, स्ट्रेच द थंब फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. If the first finger point in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor. तो ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लिखने का तरीका हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरी लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके अब देखिए ये जो फोर्स पड़ रहा था ना करंट कैरिंग कंडक्टर पे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, इस फोर्स का बहुत सारे डिवाइस में यूज़ किया गया है। देखिए तो आपसे ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कहाँ इसका यूज़ होता है। तो डिवाइसेस जिसमें यूज़ होता है इस फोर्स का, तो कहाँ पे यूज़ होता है इस फोर्स का, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ होता है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन सब में यूज़ होता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, an electron enters a magnetic field at right angle to it as shown in the figure, this one. The direction of force acting on the electron will be. तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपको एक दो बातें ध्यान में रखनी है हमेशा। अगर करंट का डायरेक्शन ना आपको पता है इस तरफ है, तो ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट में होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट में हो जाएगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और प्रोटॉन का डायरेक्शन, अगर प्रोटॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, उधर ही होगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस तरफ होता है, करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में होता है, हमेशा याद रखना। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन गिवन है ना, तो आप करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर आपको बोल दिया जाए इलेक्ट्रॉन जा रहा है नॉर्थ से साउथ, तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट होता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह प्रोटॉन का, अगर आपको प्रोटॉन का डायरेक्शन गिवन है क्वेश्चन में, प्रोटॉन का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। मतलब जो प्रोटॉन का डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होगा, ठीक है। और प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं हम, ठीक है। या फिर अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ही अल्फा पार्टिकल्स होता है। तो ये कुछ टर्म से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे इस तरह के टर्म्स दिए होंगे, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना है और हमारे पास गिवन क्या है इस डायग्राम में,
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर क्यों है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे तरफ आ रहा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर आपको पता है तो उसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन। तो इसकी ऑपोजिट क्या होगा, नीचे से ऊपर होगा, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। तो हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो देखिए हम चलिए अप्लाई करते हैं। ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड और इन तीनों को हम इस तरह होल्ड करेंगे कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। ठीक है, तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, चलो हमने डाल लिया इधर ही। अब करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, बट हमारा तो गलत जा रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे ऐसे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन भी ऊपर जा रहा है। तो देखो फोर्स कहाँ पर है, ये थंब कहाँ है हमारे, तो देखो थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब इनटू द पेज। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू द राइट नहीं, टू द लेफ्ट नॉट, आउट ऑफ द पेज नो, इनटू द पेज, आंसर डी हो जाएगा। समझ आया। तो हम फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तो अभी हमने देखा ही था, प्रोटॉन का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटॉन फ्रीली मूव हो रहा है कहाँ पे, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और प्रोटॉन यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा उसका, जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा उसका, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर फोर्स पड़ेगा तो वो इधर चला जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से चेंज होंगी ना। तो क्या क्या गिवन है, मास, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम। तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। प्रोटॉन के मास पे कोई इफेक्ट आएगा, नो, क्योंकि मास क्या होता है, सिर्फ मास का क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, स्पीड का अगर हम देखें तो स्पीड भी क्या होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। वेलोसिटी का अगर हम देखें तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। राइट, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। देखो वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता है। मास को क्या लेना देना डायरेक्शन से, स्पीड को भी क्या लेना देना डायरेक्शन से। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अगर आप भी हमने देखा उस प्रोटॉन का डायरेक्शन चेंज हो गया था, मतलब इस वेलोसिटी का भी डायरेक्शन पे असर पड़ा होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। तो ये वाली ऑप्शन हो जाएगी। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गई ना, तो वेलोसिटी डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, तो मोमेंटम भी चेंज होगा। मतलब तो कौन सा प्रॉपर्टी है जो चेंज होगा प्रोटॉन का, वेलोसिटी एंड मोमेंटम दोनों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं आपके इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नंबर 2 देखिए क्या है, इन एक्टिविटी 13.7, ये वाली एक्टिविटी जो अभी हमने की थी, हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी विल बी अफेक्टेड। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड हमने देखा था, इसके डिस्प्लेसमेंट में कैसे अफेक्ट होगा अगर इन फैक्टर्स में अगर चेंजेस आएंगे। तो फैक्टर्स क्या है देखते हैं हम। पहला, करेंट इन द रोड ए बी इंक्रीज्ड। अगर इस रोड का हम करंट बढ़ा देंगे तो इसके डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजेस देखने को मिले, ये भी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा यहाँ पे। दूसरा, ए स्ट्रॉन्गर होर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड। ये मैग्नेट जो है होर्सशू मैग्नेट, ये स्ट्रॉन्गर यूज्ड होगा, तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तब तो ज़्यादा होगा, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, तीसरा क्या है, द लेंथ ऑफ द रोड ए बी इज इंक्रीज्ड। अगर हम रोड का लेंथ बढ़ा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या देखने को मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड विल इंक्रीजेस, क्योंकि फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। तो तीनों में क्या देखा हमने, तीनों में इंक्रीज हो रहा था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन तीनों को अगर हम इंक्रीज करते हैं, इन तीनों फैक्टर को, तो डिस्प्लेसमेंट लिखा इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज अल्फा पार्टिकल, बोला था मैंने आपको, पॉजिटिव चार्ज को ही अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक अल्फा पार्टिकल्स है
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो किस तरफ वो मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ। तो हमें पता है डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट राइट साइड, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अब देखो अल्फा पार्टिकल किधर गया है, वेस्ट की तरफ गया है ना, तो मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर वो डिफ्लेक्ट करके कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ गया, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर है। तो हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अब हम इस पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अभी आप पहले करंट को अप्लाई कीजिए, करंट इधर है, कर दिया, और फोर्स किधर है, फोर्स आपका ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो देखो करंट इधर है, फोर्स ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अपवर्ड में है ना, दिख रहा है आपको, ये कैसे, देखो होल्ड करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा हमारा करंट का डायरेक्शन, ये रहा हमारा फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ है, देखो बाहर की तरफ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपवर्ड। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर पाते, मुझे पता है इसमें बहुत डिफिकल्ट होते हैं बच्चों को, तो ये थोड़ा ध्यान से आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसको अप्लाई करने के चक्कर में इधर इधर इसको बेंड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं, आप इसको पहले इधर होल्ड कर लो, फिर जिसका पता है इसको मत चेंज करना, ये वाली एडजस्टमेंट, फिर उसको बस उसके अकॉर्डिंग इस तरह घुमाओ। ठीक है, इस तरह घुमाओ, ताकि क्या होगा, आपको करेक्ट मिल जाएगा। दो आपको पता होगा ना, उन दोनों को पहले आप सही से एडजस्ट, तीसरा आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना। चलिए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्या है पहला क्वेश्चन, लीस्ट 4 फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो आपको 4 फैक्टर्स बताने हैं जिस पे करंट जो फोर्स होता है उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है ना, मतलब आपको 4 वो फैक्टर बताने हैं जिसमें फोर्स का स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगा, फोर्स का स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड पे किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 4 फैक्टर आपको क्या बताने हैं, देखिए 4 फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे। पहला फैक्टर हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। दूसरा फैक्टर आपका हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा, हमने देखा था अगर लेंथ ज़्यादा होगा कंडक्टर पे तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, 3 फैक्टर देखा हमने। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। और एक फोर्थ पॉइंट भी आपका हो जाएगा इसमें, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा डायरेक्शन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, हमने देखा था फोर्स सबसे ज्यादा कब प्रोड्यूस होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब क्या होता है, परपेंडिकुलरली होता है, तब सबसे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये 4 आपके फैक्टर हो जाएंगे जिस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। क्लियर। अच्छा, नंबर बी देखिए अभी, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। तो अभी हमने देखा था ना कि कौन से कंडीशन में सबसे ज़्यादा फोर्स मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, अगर ये बार में ये होर्सशू मैग्नेट है और ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैसे रख रहे हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं, तो हमने क्या देखा था, इसके ऊपर फोर्स सबसे ज़्यादा पड़ता है और ये सबसे ज़्यादा उस तरफ डिस्प्लेस करेगा या इस तरफ डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा टेढ़ा करके, मतलब जैसे कि थोड़ा ऐसा करके रख दिया हमने, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ना होके थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो इस पर जो फोर्स पड़ेगा पहले के कंपेयर में कम पड़ेगा। पहले यहाँ तक आता तो अब क्या होगा, इतना ही आएगा। तो कौन से कंडीशन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स पड़ेगा, जब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या हो, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ये हो जाएगा, व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक है, हमने अंडरलाइन भी करवाया था आपसे। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, सी A proton beam is moving along the direction of a magnetic field. What force is acting on proton beam? देखिए क्या बोला इसमें, प्रोटॉन है जो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, क्या बोला हमें, देखो तो देखिए
प्रोटॉन का डायरेक्शन हमने क्या पढ़ा था, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव होता है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, राइट, तो उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव होता है। तो हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रोटॉन उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर ये मान लीजिए हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, अपवर्ड में होगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए प्रोटॉन का भी डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स पड़ेगा वो कैसा होगा हमें ये बताना है। तो आप देखिए हमारे पास क्या बोला जा रहा है, जिस डायरेक्शन में मतलब करंट का है, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है कि नहीं, राइट। तो प्रोटॉन का मूवमेंट क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन भी बताता है, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव होता है मतलब करंट का डायरेक्शन भी वही हम पकड़ लेते हैं। तो जब ऐसी वाली सिचुएशन हो जिसमें करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हो, दोनों क्या है, पैरेलल है ना, लेकिन हमने इससे पहले वाले में क्या लिया था, हमने सेम नहीं लिया था। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, इधर से इधर था, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे था, परपेंडिकुलर था ना, देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये आपका करंट, तो दोनों परपेंडिकुलर हो रहा था। बट अभी करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब पैरेलल हो रहा है। तो इस केस में फोर्स कैसा होगा हमें ये बतानी है। तो फोर्स विल बी जीरो, फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। जब दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएगा ना, करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का, तो फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, अभी हमने समझा, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाए हो, तब क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस पोर्शन से आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। जीरो की जगह या फिर आप ये भी लिख सकते हो मिनिमम फोर्स पड़ता है इस कंडीशन में जब दोनों पैरेलल हो, ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक है, देखिए यहाँ पे कुछ आपका मोर टू नो में गिवन है, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। इसमें देखिए मैग्नेटिज्म का हमारे मेडिकल पर्पस में भी यूज़ किया जाता है। आप हायर क्लास में पढ़ोगे, क्लास 11th में बायोलॉजी में, कि हमारे बॉडी का जो नर्व इम्पल्स होता है ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो मैसेज लेके जाता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में लेके जाता है, ठीक है, वो नर्व कैरी करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। तो इसमें क्या होता है, कुछ वीक आयंस होते हैं हमारे बॉडी में, यही आयंस लोग क्या करता है, करंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और जब वो ये करंट प्रोड्यूस करता है थोड़ा बहुत, तो उसी थोड़ी बहुत करंट की वजह से वीक मैग्नेटिक फील्ड्स देखने को मिलता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये बहुत ही वीक होता है। और सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी में, दो मेन ऑर्गन है जहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ हार्ट में और ब्रेन में, ठीक है। ये कैसे होते हैं आप क्लास 11 में बायोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है, इसके मैकेनिज्म है पूरी। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है एक टेक्निक में, जिस टेक्निक को हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब MRI। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, बॉडी का अपना हमारे बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स का इमेजेस लिया जाता है और उस इमेजेस के हेल्प से मेडिकल डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही समझ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए अगर क्वेश्चंस का हम बात करें ना, जितने भी प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आप देख लो कभी भी इलेक्ट्रिक मोटर का कभी भी वर्किंग पूरा नहीं पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, आप वर्किंग को समझिए, अगर पूछ लेता है तो आप लिख लीजिएगा अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो तो, ठीक है। और आपको यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, देखिए ये एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब तो ये रोटेटिंग डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिक पावर यहाँ से मिलता है, इसको बैटरी से यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाता है और ये मोटर क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ से पास होके जाता है, तो ये मोटर क्या होता है, रोटेट होने लग जाता है। इसी को मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इसका यूजेस कहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का यूजेस इलेक्ट्रिक फैन में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, मिक्सर में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका समझते हैं वर्किंग कैसा है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर एज शो इन द फिगर, ये दिख रहा है आपको एक पिक्चर, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम दिया हुआ है। कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये क्या है आपको देखो, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, उसके बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट
arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field. और इस कोयल को दो पोल के बीच में इस तरह रखा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना और आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होना पड़े, एंगल 90 डिग्री। तो आप देखिए ये आपका कोयल हो गया, ठीक है। तो कोयल इस तरह रखा हुआ है दोनों मैग्नेट के बीच में है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट इधर को जा रहा है अपवर्ड। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। नाउ देखिए अब आगे क्या बोला है, द एंड्स ऑफ द कोयल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स P एंड Q ऑफ द स्प्लिट रिंग। और ये जो कोयल का एंड है ना, ये देखो यहाँ से एक एंड आया और यहाँ से एक एंड आया और ये दोनों का एंड स्प्लिट रिंग जो टूटा हुआ हो उससे कनेक्टेड है। ये एक यहाँ पे देखो ये वाली पॉइंट एक हो गई, ये वाली पॉइंट एक हो गई। तो चलिए इसका एक बार डायग्राम हम बना लेते हैं सिंपल में। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, ABCD रेक्टेंगुलर कोयल। तो पहले हम ये एक नॉर्थ पोल हो जाएगा आपका और ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल और एक रेक्टेंगुलर कोयल इसके बीचों बीच में रख दिया गया है, ठीक है। इसको ऐसे करके इस तरह ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, ये जो कोयल का एंड है ना, देखिए द एंड्स ऑफ द कोयल आर कनेक्टेड टू द हब्स P एंड Q ऑफ ए स्प्लिट रिंग। तो ये एक कोयल हो गया, यहाँ से A B C D। इस कोयल का एंड एक ये हो गया और इस कोयल का एंड एक हो गया और ये दोनों एंड किससे जुड़ा हुआ है, हाफ स्प्लिट रिंग ना, ये देखो इस तरह, ठीक है। स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको। तो इसका क्या नाम रख दीजिए P और इस वाले स्प्लिट रिंग का हाफ का क्या नाम रख दीजिए Q, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, द इनर साइड ऑफ दिस हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सेल। तो ये जो हाफ है ना, जो स्प्लिट रिंग है जो टूटा हुआ है, दो टुकड़ों में है, इसका जो अंदर वाला साइड है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है। और ये इंसुलेटेड है और टू एन एक्सेल बोला है, तो इसके अंदर क्या है, इस तरह, ठीक है। इसके अंदर इस तरह एक पतला सा पाइप ऐसे घुसाया हुआ है इसके अंदर एक्सेल। तो ये इंसुलेटेड के बीच में इस तरह एक ठो गोल पाइप डाला हुआ है। हाँ आगे देखिए, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज ऑफ P एंड Q टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस X एंड Y। ये जो एक्सटर्नल है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों क्या है, टच कर रहा है दो स्टेशनरी ब्रशेस पे, मतलब यहाँ पे इस तरह, ठीक है। ये है स्टेशनरी, मतलब ये फिक्स्ड है, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया गया, X और इसका Y रखा गया। तो ये X हो गया, ये आपका Y हो गया, जो कि स्टेशनरी, ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। हाँ, और इसी ब्रश से ये वायर जुड़ा हुआ है आपका, ये ठीक है, ये निकलेगा यहाँ से, यहाँ की हो जाएगा आपका ये। अब देखिए, करंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश X एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश Y। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो करंट कहाँ से पास होके जा रहा है, कॉइल ABCD से जा रहा है, एंटर करता है, इस बैटरी से निकलता है करंट, ठीक है। पॉजिटिव ये है, नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होता है, होते हुए X से पास होके यहाँ जाता है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इस तरह होते हुए वापस ये बैक कहाँ आ जाता है, इधर वापस आ जाता है। अब देखिए क्या बोला है, नोटिस दैट द करंट इन द आर्म AB ऑफ द कॉइल फ्लोज फ्रॉम A टू B। अब देखिए करंट जो किस आर्म से फ्लो होके जा रहा है, A से B में जा रहा है, ठीक है। और तो अगर हम इस तरफ देखें तो करंट किस तरफ से किस तरफ फ्लो हो रहा है, करंट A टू B जा रहा है ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और अगर हम C टू D में देखें, इस आर्म में, तो करंट C टू D हो रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया ना, इस आर्म में अपवर्ड है, इस आर्म में डाउनवर्ड है, ठीक है। तो देखिए यही बात कही गई है, that the current in the arm AB of the coil flows from A to B, in arm CD flows from C to D, that is opposite to the direction of current arm AB ना, AB के डायरेक्शन से opposite है यहाँ पे करंट, ठीक है। अब देखिए, on applying Fleming's left hand rule for the direction of force on current carrying conductor in a magnetic field, we find that the force acting on arm AB pushes it downward while the force acting on arm CD pushes it upward. Yes, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है, तो इस दो कॉइल में हमें बोला गया इस आर्म में और इस आर्म में
हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके फोर्स का डायरेक्शन पता करना है। तो अगर हम डालेंगे तो देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। तो देखिए हमारे पास पता है करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो गया नॉर्थ टू साउथ, और करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा और ये तो सही है, और करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसको हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो अब बताइए ये आर्म जो किस तरफ मूव होगा, देखो ये आर्म क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा ना, क्योंकि ये थंब किधर जा रहा है, देखो थंब हमारा डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो ये आर्म क्या होगा, डाउनवर्ड में चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जब करंट इधर से जाएगा तो ये इधर नीचे को चला जाएगा, ये आर्म, समझ आ रहा है। अब देखो इस आर्म में क्या हो रहा है, इस आर्म में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही होगा नॉर्थ टू साउथ, और करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ठीक है, करंट हमारा ये है, करंट नीचे की तरफ है, तो ऐसे ही पड़ेगा ये। तो अब बताइए ये आर्म किस तरफ जाएगा, फोर्स किधर को लग रहा है, ऊपर को लग रहा है। ठीक है, तो आप बात को समझिए अभी ध्यान से, ये नीचे को जाएगा तो ये ऊपर आ रहा है ना, फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी गई है, देखो वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेस इट डाउनवर्ड। ए बी में क्या हो रहा था, ए बी में फोर्स डाउनवर्ड में पुश कर रहा था, और वाइल एक्टिंग ऑन द आर्म सी डी में हमने देखा इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रहा था, तभी ये क्या होगा, ये ऐसे पलट जाएगा। ठीक है, देखो ये वाली इधर को चला जाएगा, और इधर आर्म में क्या हो रहा है, फोर्स अपवर्ड लगेगा, तो ये इधर को पलट जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो दस द कोइल एंड द एक्सल माउंटेड फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस। तो अभी क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल और ये एक्सल है ना, ये जो हमने इसमें डाल दिया है, ये एक्सल में ही आप इसी में फैन वगैरह कुछ भी लगा के घुमाते हो ना, इसी में लगा होता है। ठीक है, तो आपका ये इंसुलेटेड था तो करंट यहाँ तक नहीं पहुँच, स्प्लिट रिंग था, ये क्या था, इंसुलेटेड था अंदर से, ताकि करंट इसमें ना पहुँचे, और जो हम फैन वगैरह या कुछ भी लगाते हैं तो उसमें करंट नहीं पहुँचेगा। ठीक, इसलिए इसको इंसुलेटेड किया गया। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कोइल एंड एक्सल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ABCD तो पूरा ऐसे टर्न हो ही जाएगा, इसके साथ साथ ये जो आपका एक्सल है ना, ये भी टर्न होता है, ये भी घूम जाता है इसके साथ। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब देखो आगे क्या बोला है, और किस डायरेक्शन में घूमेगा, आप देखो एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमेगा ना ये, तो क्योंकि हमारा ये जो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था और ये अपवर्ड की तरफ आ रहा था, ऊपर की तरफ, और ये अंदर की तरफ, तो ये ऐसे पलट जाएगा, तो इस तरफ डायरेक्शन इधर के इधर घूम रहा है हमेशा, इसी क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम ही है, तो हमेशा फोर्स उसी डायरेक्शन पड़ेगा, इसको डाउनवर्ड में भेज देगा और इसको अपवर्ड में भेज देगा। एट हाफ रोटेशन Q मेक्स कॉन्टेक्ट विद ब्रश X एंड P विद ब्रश Y। यस, देखो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, जब ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो आपका ये P किसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, Y के साथ कांटेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये P भी तो रोटेट हो रहा है, ये भी तो घूम रहेगा ना, ये भी, तो P इधर आ जाएगा और Q इधर चला जाएगा हाफ रोटेशन के बाद, है कि नहीं। X और Y तो आपका फिक्स है, तो वही बोल रहा है कि हाफ रोटेशन के बाद आपका P Y के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और Q X के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, बिकॉज ये पूरा घूमेगा, देखो ये पूरा, और ये एक्सल रोटेट हो रहा है, बट ब्रशेस फिक्स्ड है, ब्रशेस स्टेशनरी है, अपनी जगह में फिक्स्ड है, ये नहीं मूव होगा। हाँ ठीक है, तो वही लिखा गया है कि हाफ रोटेशन के बाद Q जो कांटेक्ट में आ जाएगा X के साथ और P जो Y के साथ। ठीक है, एंड देयरफॉर द करंट इन द कॉइल गेट रिवर्स एंड फ्लोज अलोंग द पाथ DCBA। और इसकी वजह से क्या होगा, आपका करंट का पाथ रिवर्स्ड हो जाएगा ना, पहले ABCD था, अब ये क्या हो जाएगा DCBA, क्योंकि DC इधर आ जाएगा, BA उधर जाए, तो करंट का पाथ रिवर्स्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called commutator. Very important. कम्यूटेटर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कम्यूटेटर क्या है, तो आप पहले ये समझिए कम्यूटेटर करता क्या है। कम्यूटेटर वो डिवाइस है जो क्या करता है, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में भी ये काम कौन करता है, स्प्लिट रिंग करता है, और इसीलिए स्प्लिट रिंग कैसा एक्ट करता है, कम्यूटेटर का जैसा करता है। क्योंकि देखिए आपका करंट जो यहाँ पे रिवर्स हो रहा था, यहाँ से ABCD गया था ना, बट हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन क्या बोला था, यहाँ पे देखो हाफ रोटेशन के बाद DCBA हो जाएगा ना करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो जब ये इधर आ जाएगा तो करंट का डायरेक्शन अब DCBA की तरफ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि DCBA इधर आ गया,
तो देखिए इसका अगर हम दूसरा डायग्राम बनाए ना रिवर्स वाला, तो कैसा बनेगा देखिए। तो अब देखिए जब ये ए बी सी डी हो गया, तो अब रिवर्स हो गया, तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा डी सी बी ए। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ तो रिवर्स हो गया ना, पहले इधर से आ रहा था, पहले ए बी सी डी जा रहा था, अब क्या हो रहा है डी सी बी ए। तो ये जो करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कौन कर रहा है, ये कौन करवा रहा है, ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, इस स्प्लिट रिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये स्प्लिट रिंग ही है जो करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे कम्यूटेटर, और करंट का डायरेक्शन को कौन रिवर्स करता है, कम्यूटेटर करता है। तो कम्यूटेटर का जैसा काम कौन कर रहा है, स्प्लिट रिंग कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्प्लिट रिंग क्या है। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये पूरा यहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए, अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। और इन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में कौन ये काम करता है जो करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, तो स्प्लिट रिंग ये काम करता है। इसीलिए स्प्लिट रिंग कैसा एक्ट करता है, कम्यूटेटर जैसा एक्ट करता है। ओके, याद रहेगा ये पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द रिवर्सल ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स ए बी एंड सी डी। यस, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आपने देखा था रिवर्स्ड हो गया था दोनों केस में, तो अब क्या होगा, आर्म के ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है वो भी रिवर्स्ड हो जाएगा। पहले ए बी डाउनवर्ड में था और सी डी अपवर्ड में था, तो इस केस में क्या होगा, अब सी डी डाउनवर्ड में जाएगा और ए बी अपवर्ड आ जाएगा, क्योंकि करंट का यहाँ से तो डायरेक्शन उसी वे में जा रहा है ना। तो अब क्या होगा, सी डी के ऊपर फोर्स क्या पड़ेगा, डाउनवर्ड की तरफ, और ए बी के ऊपर फोर्स क्या पड़ेगा, अपवर्ड की तरफ पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा इससे कि फोर्स का डायरेक्शन भी किस पे डिपेंड करता है, करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स होगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए, तो वही बात यहाँ कहेगी कि पहले आर्म ए बी था जो पुश डाउन हो रहा था और सी डी था अपवर्ड में हो रहा था, अब क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा। देयरफॉर द कॉइल एंड द एक्सल रोटेट हाफ ए टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, कॉइल और एक्सल क्या होता है, हाफ ए टर्न सेम डायरेक्शन में मूव करता है। सो द रिवर्सिंग ऑफ करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन। हर हाफ रोटेशन के बाद ये जो रिवर्सिंग होता है करंट का, वो क्या होता है, रिपीट होता है। और इस तरह ये पूरा कॉइल किस तरफ मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, इधर की तरफ। इधर जाएगा, इधर उठेगा, इधर जाएगा, तो ये किधर की तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वे में घूमेगा ये। ठीक है, क्लियर। ये हमने जस्ट सिंपल एक इलेक्ट्रिक मोटर का बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा और उसका वर्किंग देखा, लेकिन सिंपल मोटर और कमर्शियल मोटर में डिफरेंस क्या है ये पूछा जाता है। कमर्शियल मोटर में यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसमें कमर्शियल मोटर में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के जगह यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। मतलब ये जो एक टर्न था ना आपका, देखो ये एक ही टर्न हमने देखा इलेक्ट्रिक मोटर में, बट कमर्शियल मोटर में इस तरह बहुत सारे टर्न होते हैं, बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे, एक टर्न फिर दूसरा टर्न, इस तरह बहुत सारा टर्न होता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज होता है फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने के लिए। और देखो ये लास्ट क्या लिखा है यहाँ पे, ए सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कोइल इज ओन्ड। और इसके अंदर ठीक है क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड हो वो भी ज़्यादा हो, प्रोड्यूस्ड हो। ठीक है, तो ये सब कमर्शियल मोटर्स में होता है। द सॉफ्ट आयरन कोर, देखो सॉफ्ट आयरन कोर डालने से क्या होता है, द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कोइल इज ओन्ड प्लस द कोइल इज कॉल्ड एन आर्मेचर। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो यहाँ क्या बोला है, क्या है आर्मेचर, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर जिस कोइल में हमने डाला है उसको प्लस कोइल, मतलब देखो ये मान लो आपका एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये आपका एक सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे टर्न हैं, बहुत सारे ऐसे टर्न। ठीक है, दोनों देखो, द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कोइल इज वुंड, इसके ऊपर कोइल बहुत सारे ऐसे टर्न कर दिए गए हैं, प्लस द कोइल, और फिर ये कोइल भी है। ठीक है, इसी को इस कोइल के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। एंड दिस एनहांस द पावर ऑफ मोटर, और ये क्या करता है, मोटर का पावर को बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है। ठीक है,
क्लियर है। तो कॉमर्शियल मोटर और सिंपल मोटर में क्या डिफरेंस है, याद रखिएगा, ये डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में कि कॉमर्शियल मोटर और सिंपल मोटर में क्या डिफरेंस है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कॉमर्शियल मोटर में क्या क्या होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं इस टॉपिक से। अ सिंपल मोटर इज मेड इन ए स्कूल लेबोरेटरी। A coil of wire is mounted on an axle between the poles of horseshoe magnet as illustrated। तो आपको एक दिखाई दे रहा है सिंपल मोटर का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ बैटरी है, यहाँ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है आपका, ठीक है। और ये कोयल ABCD माउंटेड है, ठीक है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है गिवन। तो इस एक्टिविटी देखिए, तो आप देख रहे हो करंट बैटरी में पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये, करंट का डायरेक्शन यहाँ से होके यहाँ निकलेगा, मतलब A से B, B से C, C से D, फिर होते हुए वापस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, आम जो AB दिख रहा है आपको, ये इसमें हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है करंट का डायरेक्शन तो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, इधर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ लगेगा, ठीक है। तो देखो आपको पता है डायरेक्शन, अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो आपका थंब किस डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। और आपका मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड, इस तरफ, करंट के डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो आप अपने हाथ को इस तरह होल्ड कीजिए कि फर्स्ट फिंगर इधर की डायरेक्शन में हो और मिडिल फिंगर इधर के डायरेक्शन में। तो आप देखिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपकी जो थंब होंगी वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। थंब किस तरफ होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो ये कॉइल किधर को रोटेट होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए किधर जाएगा, ये डाउनवर्ड में मूव हो जाएगा। डायरेक्शन तो इसका AB आर्म का कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। सेकेंड देखिए, व्हाई डज द करंट इन द आर्म BC नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। अच्छा, अब बोल रहा है हमें कि करंट तो BC से भी पास होके जा रहा है ना, ABBCCD ऐसे जा रहा है ना करंट पास होके, तो ये करंट BC पे क्यों कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। तो हमें बोल रहा है क्यों इस पे कोई फोर्स नहीं पड़ रहा है BC पे। अगर हम BC पे देखें तो करंट का डायरेक्शन इधर क्यों, इधर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, नॉर्थ से साउथ। बात आ रही समझ। तो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल हो जा रही है, राइट। तो जब पैरेलल होता है तो फोर्स क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है, याद रखना, फोर्स क्या पड़ेगा, मिनिमम पड़ेगा। एंड इस वजह से हमें ये दिखाई नहीं देता है यहाँ का फोर्स, ठीक है। तो इसी वजह से ये करंट कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो रीज़न यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से पैरेलल होती है, तब इस कंडीशन में फोर्स सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, एंड इसीलिए ये फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं करता है कॉइल को टर्न करने में। क्लियर है। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ गिवन है। देखिए, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी हमने देखा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये आप पूरा लिख दीजिएगा यहाँ से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, कि ये पूरे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यहाँ से लेके आप पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा था। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या फिर आप इसकी जगह लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर। स्प्लिट रिंग का क्या रोल होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, तो अभी हमने देखा था स्प्लिट रिंग क्या करता था, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देता था, ठीक है। और वो कैसा एक्ट करता है, कम्यूटेटर, इसीलिए वो कैसा एक्ट करता है, कम्यूटेटर का जैसा एक्ट करता है। अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए हैं अभी तक। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। नेम एनी टू डिवाइसेस विच यूज इलेक्ट्रिक मोटर एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वर्किंग। तो मैंने आपको बताया था। तो देखिए, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रिक मोटर, रोटेटिंग डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोला था, आपको दो डिवाइस के नाम बताने हैं जहां जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है, तो इनमें से आप कोई भी दो डिवाइस लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं एग्जाम में। हाँ,
तो अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखते हैं कि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल पे हो, तब उस कंडक्टर पे फोर्स पड़ता है, ठीक है, और उसी फोर्स की वजह से वो कंडक्टर या कॉइल मूव होने लग गया था, ठीक है, हमने देखा था अभी। तो अब इमेजिन कीजिए ऐसी सिचुएशन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें अब आपको इमेजिन करना है कि, तो अब सोचिए ऐसे सिचुएशन जिसमें हम कंडक्टर को मूव कराएं मैग्नेटिक फील्ड में। देखो ये कंडक्टर को हम मूव कराएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दे, या फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जितना, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर देंगे। तो आगे हम देखेंगे कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, इसी को हम समझेंगे आगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो इसको हम इस एक्टिविटी से समझेंगे। तो इसके लिए क्या लिया गया है, देखिए, टेक ए कॉइल ऑफ वायर ए बी हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमने ये कॉइल ले लिया है, ए बी एक कॉइल है, आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, दिख रहे हैं आपको। आगे देखिए क्या गिवन है, कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू ए गैल्वेनोमीटर एज शो इन द फिगर। और इस कॉइल के एंड को हम क्या से कनेक्ट कर देंगे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है, तो देखिए, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता है। तो ये जो पॉइंटर है ना, ये आपको दिख रहा है, ये पॉइंटर हिलेगा, अगर करंट आएगा ना तो या तो ये इधर की तरफ या इधर की तरफ हिलेगा, लेकिन जैसे करंट नहीं होगा ये फिर से जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। जब करंट नहीं होगा तो ये कहाँ पे रहेगा, पॉइंटर जीरो पे रहेगा, लेकिन जब करंट हम फ्लो करा देंगे तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा या फिर राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन के ऊपर, हाँ, कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्शन करेगा, या तो लेफ्ट या तो राइट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है ये याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या बोला गया, टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड द एंड ऑफ बी ऑफ द कॉइल। अब देखिए हमें एक बार मैग्नेट लेना है और इसके नॉर्थ पोल को मूव कराना है, इसके अंदर हम ऐसे डालेंगे इस कॉइल के अंदर, ठीक है, इसको अंदर आप मूव कराइए। उसके बाद क्या बोला है, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द गैल्वेनोमीटर नीडल। तो जब ये अंदर जाएगा तो आपको क्या गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज दिख रहा है, तो आपको क्या दिखाई देगा, देयर इज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर से टू द राइट। तो हमें एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगा इस नीडल में, मान लेते हैं ये किस तरफ डिफ्लेक्ट किया, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये डिफ्लेक्शन अगर राइट की तरफ किया तो क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट। ये क्या इंडिकेट है कि इस कॉइल में थोड़े देर के लिए ही सही बट करंट आया था जिस वजह से ये डिफ्लेक्शन शो किया। और जैसे ही हम इसको रुका देंगे, मैग्नेट को स्टॉप कर देंगे, हिलाएंगे नहीं, तब आपको वापस से ये नीडल जीरो पे आते हुए दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या बोला ना, विड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। अब इस मैग्नेट को आप वापस लेके आइए, ठीक है, उस कॉइल से क्या कीजिए, वापस लेके, पहले हमने इसको इधर ले गया था ना, पहले हमने नॉर्थ पोल को अंदर इधर कॉइल की तरफ लेगा, अब हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस लेके आ रहे हैं इस तरफ, ठीक है। चलिए ये कॉइल है ना, तो ये पहले इधर गया, ठीक है, अब देखो इसको वापस लेके आ रहे हैं हम, इस तरह वापस लेके आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब देखो अब आपको क्या दिखाई देगा कि गैल्वेनोमीटर का वो जो कांटा था ना, जो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट किया था, वो अब फिर से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से क्या है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करंट आया होगा, है कि नहीं, लेकिन इस बार ये डिफ्लेक्शन किस तरफ किया, लेफ्ट की तरफ किया। जब हम बार मैग्नेट को कॉइल में इधर की तरफ ले गए तो गैल्वेनोमीटर का कांटा राइट की तरफ डिस्प्लेस हुआ, और जब हम इसको बाहर लेके आए तो गैल्वेनोमीटर का कांटा लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ, है कि नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उसके बाद आपको बोला गया कि इस मैग्नेट को आप स्टेशनरी रख दो, कोई ना आगे ले जाओ ना पीछे ले जाओ, एक जगह रोक दो, ठीक है। नॉर्थ पोल इसके तरफ में इस तरह रख दीजिए, ठीक है, बी पॉइंट की तरफ। उसके बाद और इस कॉइल को हिलाना स्टार्ट कीजिए। तो जब कॉइल को आगे पीछे कीजिएगा तो आप देखोगे कि तब भी ये गैल्वेनोमीटर का कांटा क्या होगा, हिल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब ये है, it is thus clear from this activity that motion of magnet with respect to the coil produce an induced potential difference which set up an induced electric current in the coil। देखिए, तो जब भी हम
इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि मैग्नेट का मोशन कराए या कोयल का हम मोशन कराए, तो जब भी हम उन दोनों का मोशन कराते हैं किसी एक का, तो हमें क्या देखने को मिलता है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस। और पोटेंशियल डिफरेंस जब प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, करंट। पोटेंशियल डिफरेंस जब प्रोड्यूस होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, करंट हमें देखने को मिलेगा। इसी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है, इसी वजह से करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है उस सर्किट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे इसको खत्म करने के बाद कि कैसे कैसे क्वेश्चंस भी आए हैं इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके इवन अभी के सैंपल पेपर में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आए, तो हम इसको, इस टॉपिक को खत्म करके उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि अभी देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, पहले हमने क्या रखा था, एक कॉइल लिया था, एक बार मैग्नेट लिया था, इसको हमने इन किया तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट किया, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब हमने इसको वापस लाया तो देखा गैल्वेनोमीटर का कांटा अब किस तरफ डिफ्लेक्शन किया, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन किया, ठीक है। उसके बाद हमने मैग्नेट को ऐसे ही छोड़ दिया, मैग्नेट को नहीं हिलाया, अब हम कॉइल को हिलाएंगे। जब हम कॉइल को हिलाएंगे तो हमने पाया कि तब भी हमें ये कांटा गैल्वेनोमीटर का हिलते हुए दिखाई दिया। इसका मतलब है कि तब भी इसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूस, इंड्यूस्ड हो जाता है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है सर्किट में। एंड इसी वजह से ये गैल्वेनोमीटर का कांटा कभी राइट की तरफ कभी लेफ्ट की तरफ मूव होते हुए, डिफ्लेक्ट करते हुए हमें दिखता है। इस एक्टिविटी को और अच्छे से समझने के लिए आगे एक और एक्टिविटी है ये वाली, इसको समझेंगे। चलिए उससे पहले देखिए यहाँ पे कुछ माइकल फैराडे के बारे में बोला गया। तो माइकल फैराडे ही थे जिन्होंने हमें एक्सपेरिमेंट करके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में बताया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको अच्छे से समझिए। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, इस एक्टिविटी में अब हमें क्या लेना है, मूविंग मैग्नेट की जगह एक करंट कैरिंग कॉइल लेना है। पहले देखो हमने इस एक्टिविटी में क्या लिया था, एक कॉइल लिया था और एक मैग्नेट लिया था। इस मैग्नेट को हम मूव करा रहे थे, इन और आउट करा रहे थे, राइट, इस कॉइल के अंदर। अब हमें क्या बोला जा रहा है इस एक्टिविटी में कि मैग्नेट के प्लेस में हमें क्या लेना है, करंट कैरिंग कॉइल लेना है अनदर, ठीक है। तो देखिए ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक दो कॉइल है आपका, एक में बहुत ज़्यादा टर्न से, एक में कम टर्न से। एक का कॉइल 1 नाम है यहाँ पे, एक का कॉइल 2 दिया हुआ है। और एक आपका कॉइल 1 जो आपका बैटरी की से कनेक्टेड है और दूसरा कॉइल आपका गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए सो दो डिफरेंट कॉइल लेना है जिसमें बहुत सारे कॉपर वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। आपको दिखाई दे रहा है इस तरह, यहाँ पे दिया हुआ है टर्न, बहुत सारे टर्न्स होंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक में 50 टर्न्स है और एक में 100 टर्न्स है, तो 50 ये कम वाला हो जाएगा और 100 ये लार्ज ज़्यादा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है ओवर ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल। तो नॉन कंडक्टिंग आप या तो एक चार्ट पेपर का रोल ले लो या कोई भी प्लास्टिक जो नॉन कंडक्ट, उसके ऊपर इस तरह रोल कर दो आप, ठीक है। ये देखो ये रोल इसी के ऊपर रोल किया गया। आफ्टर डेट जिसमें बहुत सारे टर्न है ना, उसको हमें बैटरी और की के साथ कनेक्ट कर देना है सीरीज में। ऑल्सो कनेक्ट द कॉइल टू विथ, और दूसरी वाली कॉइल को हमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें स्विच ऑन करना है एंड देन ऑब्जर्व करना है गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, ठीक है, उसके नीडल में। तो हमें क्या दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई, जैसे हमने स्विच ऑन किया ये 0 पे था ये नीडल, और 0 से बहुत ही फास्ट उधर जाता है और वापस वो फिर से 0 पे आ जाता है, ठीक है। क्विकली रिटर्न टू 0, वापस से वो 0 पे आ जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो मान लो ये एक आपका वो है गैल्वेनोमीटर का कांटा हो गया ना, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहाँ से फटाक से जैसे ही हमने करंट, जैसे स्विच ऑन किया, करंट पास किया, तो ये थोड़ी देर के लिए मोमेंटरली यहाँ आता है और फिर फटाक से फिर वापस 0 पे आ जाता है। ये कांटा ऐसे हिला फिर वापस आ गया, ठीक है। तो देखो, और ये क्या इंडिकेट करता है कि थोड़ी देर के लिए मोमेंटरी करंट, थोड़ी देर, ऐसा गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता था, करंट का प्रेजेंस को डिटेक्ट करता था। ये तभी मूवमेंट करता है जब कोई करंट का प्रेजेंस होता है, राइट। तो ये जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, कॉइल 2 में हमने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ थोड़ी देर के लिए मोमेंटरीली, राइट। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट मीन्स यहाँ पे थोड़ी बहुत करंट डेवलप हुए, करंट यहाँ पे आ गई, तभी तो ये शो किया कांटा हिल के, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, डिस्कनेक्ट कॉइल, अब हमें डिस्कनेक्ट कर देना है कॉइल 1 को बैटरी से। कॉइल 1 को हमें डिस्कनेक्ट कर देना है बैटरी, मतलब स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। और फिर आप ऑब्जर्व करो, अब क्या दिखाई देगा, अगेन आपको थोड़ी देर के लिए वो मूव होते हुए दिखाई देगा ये कांटा गैल्वेनोमीटर का। लेकिन
अभी जो ये मूवमेंट जो करेगा ना, देखो पहले मान लो ये कहाँ गया था, राइट, ये 0 है ना, कांटा का 0, तो पहले इसने जस्ट मान लेते हैं हम कि राइट की तरफ डिफ्लेक्शन शो किया, फिर 0 पे आ गया था। फिर जब हमने स्विच ऑफ किया ना, तो वापस से ये कांटा फिर से डिफ्लेक्शन किया, बट किस तरफ किया, अपोजिट साइड में किया, मतलब ये अब इधर की तरफ डायरेक्शन किया होगा, इधर की तरफ कांटा हिला होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, इस बात को समझना। हमने देखो एक बार स्विच ऑन किया तो कांटा इधर गया, फिर जब वो फिर वापस से 0 पे आ गया था, स्विच ऑन करके तो हमने छोड़ दिया ना, अब तो कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। फिर जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो फिर से ये कांटा इधर के, बट डायरेक्शन ऑपोजिट में डिफ्लेक्ट करता है, राइट, एंड फिर आप छोड़ दो तो वो फिर से 0 पे आ जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए होता है, फिर अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट नाउ द करंट फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन कॉइल 2। तो ये जो मूवमेंट किया इस तरफ किया ना इस बार, तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि करंट का डायरेक्शन इस बार ऑपोजिट हो गया होगा कॉइल 2 में। बात समझ आ रही है? तो ऐसा क्यों हो रहा है, कांटा का डिफ्लेक्शन क्यों ऑपोजिट हो गया दोनों केस में, बिकॉज करंट का डायरेक्शन क्या हुआ होगा, ऑपोजिट हो गया होगा, इसीलिए डिफ्लेक्शन में भी हमें ऑपोजिट दिख रहा है सेकेंड टाइम में। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, हमें ये समझ आया कि इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस का मतलब प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो करंट का प्रोडक्शन होता है, करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, मोमेंटली पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है कॉइल 2 में। कब होता है, जब भी हम करंट को पास करते हैं कॉइल 1 में, ठीक है। whenever the current, electric current through the coil 1 is changing, करंट जब भी चेंज होगा कॉइल 1 में, तो हमें यहाँ पे कॉइल 2 में क्या दिखता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंड्यूस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस, प्रोड्यूस होते हुए दिखता है। और कब होगा ये, या तो आप स्टार्ट कीजिए या स्टॉप कीजिए, मतलब स्विच ऑन कीजिए या स्विच ऑफ कीजिए, आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होते हुए दिखेगा। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है, राइट। तो कोइल 1 को क्या कहा जाता है, प्राइमरी कोइल कहा जाता है, और कोइल 2 को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कोइल कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो, एज द करंट इन द फर्स्ट कोइल चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट आल्सो चेंजेस। देखो ऐसा क्यों हो रहा था ना, जब हमने यहाँ पे करंट का प्रोडक्शन को चेंज कर दिया, मतलब एक बार स्विच ऑन कर दिया, एक बार स्विच ऑफ किया, चेंजेस किया हमने। कैसे चेंज कर सकते हैं हम करंट का प्रोडक्शन को, एक बार स्विच ऑन करके, एक बार स्विच ऑफ करके, है कि नहीं। एक बार करंट ज्यादा हो जाएगा, एक बार बंद कर देंगे तो करंट कम हो जाएगा डायरेक्टली। समझ आई बात? तो इस तरह हम करंट को चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है ना कॉइल 2 से, वो क्या होता है, उसमें भी चेंजेस आ जाता है। अब ये कैसे होता है, देखो इसको अच्छे से समझना। मान लेते हैं अभी के लिए हम, ये जो बहुत सारे कॉइल थे ना, तो ये क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं कॉइल 1 में, तो ये कॉइल अपने आसपास क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है चारों तरफ, इस तरह मान लो। और दूसरे कॉइल को भी हमने इसके पास रखा है। तो देखो ये कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो इस कॉइल से भी तो एसोसिएट हो रहा है, वो इस कॉइल से भी पास होके जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमने स्विच ऑफ किया तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, वो इस रीजन में, इसमें जो जा रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो स्विच ऑफ होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन बंद हो गया, राइट। करंट अगर बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो नहीं बनेगा साइड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इससे एसोसिएट हो रहा था वो भी कट ऑफ हो जाएगा, अब यहाँ नहीं रहेगा। तो यहाँ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर हम करंट का प्रोडक्शन में चेंज कर रहे हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पास होगा इस कॉइल में भी, ठीक है, ओके। और जब हम स्विच ऑन कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा, तो यहाँ से भी जो जुड़ा हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो इसी तरह ये एसोसिएट होता है, देखो, ठीक है। तो यही बात कही गई कि एज ए करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, जैसे ही हम इसमें करंट का चेंजेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद आल्सो चेंजेस, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंज। तो अब समझ आए ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी, जो इससे एसोसिएटेड थी, इसके अराउंड में थी इसका मैग्नेटिक फील्ड, वो उसमें भी चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि इसको बंद कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, राइट, सेकेंडरी कॉइल में। एंड इज द कॉज ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन इट, और यही मेन कॉज होता है इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस प्रोड्यूस करने में, ठीक है। This process by which a changing magnetic field in a conductor induce a current in another conductor is called electromagnetic induction. तो electromagnetic induction क्या है,
ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं तो उस वजह से दूसरे कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग करंट को इंड्यूस कैसे कर सकते हैं या फिर प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? देखिए, in practice we can induce current in coil either by moving it in magnetic field or by changing the magnetic field around it। दो पॉइंट्स है, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो मेथड दिया गया है। कैसे? वी कैन इंड्यूस करंट इन कॉइल बाय आइदर मूविंग इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब दो तरीके से करंट को हम इंड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, पहला कॉइल को मूव कराएं एक दूसरे के साथ, या फिर आप उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहिए। तो इन दोनों में से ज़्यादातर हम प्रिफर करते हैं कॉइल को मूव कराने का मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो देखिए वही बात यहाँ लिखी गई, इट इज़ कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशन टू मूव द कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ज़्यादा कौन बेटर रहेगा? प्रिफर हम करेंगे कॉइल को मूव कराना मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, द इंड्यूस्ड करंट इज found to be highest when the direction of motion of coil is at right angles to the magnetic field। yes, ये बात तो आपको पता ही है। इंड्यूस करंट सबसे ज़्यादा कब होता है? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कोयल और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का डायरेक्शन कैसे होता है? राइट एंगल में होता है, दोनों परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोयल एंड टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों कैसा होता है? राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है दोनों का डायरेक्शन। तब क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो अब देखिए कि हमें इतना समझ आ गया है इस एक्टिविटी से कि अगर हम स्विच ऑन स्विच ऑफ या फिर कुछ भी करें, यहाँ पे बस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ही इस कॉइल 2 में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब करंट तो प्रोड्यूस हो गया है, बट इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, इसमें करंट तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन अब इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अब वो पता करने के लिए हमारे पास एक और रूल है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि जब हम अपने राइट हैंड को इस तरह होल्ड करें कि हमारा जो मिडिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर और थंब फिंगर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जिस तरह हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में होल्ड किया था अपने फिंगरों को, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को, उसी तरह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में भी हमें फर्स्ट फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को राइट एंगल में इस तरह होल्ड करना है एक दूसरे से। ठीक है, सब क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट फिंगर जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में था वही आपका यहाँ पे भी ये फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगा। आपको याद होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर क्या था? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा था। उसी तरह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में भी आपका फर्स्ट फिंगर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। और थंब आपका क्या होगा? मूवमेंट ऑफ कंडक्टर का डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसका डायरेक्शन को थंब रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जो आपका मिडिल फिंगर है ये आपको बताएगी आपकी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। जो आपका करंट प्रोड्यूस होगा ना, उसका डायरेक्शन ये मिडिल फिंगर बताएगा। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो जाएगा। दैट स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड so that they are perpendicular to each other as shown in the figure। okay, if the forefinger indicates the direction of magnetic field and the thumb show the direction of motion of conductor, then the middle finger will show the direction of induced current, and this rule is called Fleming right hand rule। ठीक है, तो यहीं से आपका ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का पूरा आप स्टेट लिख दीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। सो अभी तक हमने क्या समझा? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा। देखिए, तो हमने देखा कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वहाँ पे किसी एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट, सो अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करेंगे आप, है कि नहीं? तो देखिए, ये चेंज कर सकते हैं या तो आप कॉइल को मूव कराइए, ठीक है, या फिर मैग्नेट को मूव कराइए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास मैग्नेट नहीं है, ठीक है, आप मैग्नेट की जगह में क्या यूज़ कर रहे हो? करंट कैरिंग कंडक्टर को यूज़ कर रहे हो।
ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पे कॉइल और कंडक्टर के बीच में मूवमेंट करा के करंट इंड्यूस कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, वहाँ पे करंट को चेंज करते रहिए, करंट का चेंज करने से भी आप वहाँ पे करंट को इंड्यूस कर लेंगे और फिर हमें वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखने को मिलता है, राइट। और फिर हमने देखा जो यहाँ पे करंट का प्रोडक्शन होगा उसका डायरेक्शन को पता करने के लिए आप कौन सा रूल यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ओके। तो ओवरऑल अभी तक हमने पूरे इस चैप्टर में अभी तक हमने टोटल 3 टाइप के रूल्स पढ़े हैं, है कि नहीं? याद करो क्या क्या वो 3 रूल है। पहला हमने क्या पता किया था, राइट हैंड थंब रूल, याद है ये क्या बताता था राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, तो ये क्या बताता है आपको, याद करो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और तीसरा अभी हमने पढ़ा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आपको याद हो जानी चाहिए, टोटल हमने इतने रूल पढ़े और कौन से रूल क्या किसकी डायरेक्शन बताते हैं ये भी आपको ओवरऑल समराइज होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सैम्पल पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपके अभी जो हमने कवर किया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको फिगर से ही पहचान आ गया होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। Ansari sir was demonstrating an experiment in his class with the setup as shown in the figure below। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, स्प्रिंग है ये, ठीक है, मूविंग मैग्नेट है, इस स्प्रिंग से एक मैग्नेट को लगा दिया गया है और ये स्टेशनरी कॉइल है जो गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला है, ए मैग्नेट इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग, यस ये इस स्प्रिंग से एक मैग्नेट अटैच्ड है, लगा हुआ है। द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल, तो इस मैग्नेट को इन एंड आउट मतलब अंदर लेके आया जा रहा है फिर बाहर लेके जाया जा रहा है, ऐसे इन आउट किया जा रहा है, ठीक है, अंदर लेके फिर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। नाउ ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज इट टू मेक इट ऑसिलेट थ्रू द कॉइल। तो अंसारी सर ने क्या किया, मैग्नेट को ऊपर खींचा और ऐसे छोड़ दिया, ऊपर खींच के जब छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, मैग्नेट हिलेगा क्योंकि ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब आप इसको खींच के छोड़ोगे तो देखा है ना, लटकता है तो वो हिलते रहता है थोड़ा देर, तो उस तरह क्या होगा जब ये इसको आप अगर खींच के छोड़ दोगे तो ये ऊपर नीचे इस तरह करेगा मैग्नेट थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप जो इस फेनोमेना से आपको जो समझ आ रहा है इसके बेसिस में ये आंसर दीजिए। पहला, व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा ये एक्टिविटी कि इस एक्टिविटी से अंसारी सर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है यहाँ पे, जब अगर आगे पीछे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएगा और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएगा तो करंट इंड्यूस होगा और उसी को हम क्या कहते हैं, कौन सा प्रिंसिपल है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। चलिए बी में क्या गिवन है, देखिए व्हाट विल बी ऑब्जर्व व्हेन मैग्नेट स्टार्ट ऑसिलेटिंग थ्रू द कॉइल। क्या ऑब्जर्व होगा आपको अगर जब मैग्नेट स्टार्ट करेगा आगे पीछे, ठीक है, ऑसिलेट मतलब आगे पीछे करेगा। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन, तो आपको रीजन बताने। पहले स्टार्टिंग का देखिए, 2 पार्ट है ना इस क्वेश्चन में। तो पहले आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा जब मैग्नेट आगे पीछे होगा इस कॉइल में। तो देखिए मैग्नेट जब आगे पीछे होगा तो इस कॉइल, ये स्टेशनरी कॉइल में इस मैग्नेट को जब हम आगे पीछे ऐसे करेंगे, हिलाएंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा इस वाले कॉइल में, और जो जिस वजह से ये गैल्वेनोमीटर का कांटा आपको हिलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या ऑब्जर्वेशन में लिख देंगे कि करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन। तो करंट ये क्यों इंड्यूस हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, बिकॉज चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल जनरेट इंड्यूस करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है इसके अराउंड में एंड इस वजह से क्या जनरेट होता है, इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है इस कॉइल में और हमें वो डिफ्लेक्शन होते हुए दिखता है। सी में देखिए क्या, कंसिडर द सिचुएशन वेयर मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल, ठीक है। आपको ऐसा सिचुएशन कंसिडर करना है जिसमें मैग्नेट को इन और आउट, बाहर अंदर, अंदर बाहर ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए स्टेट 2 चेंजेस विच कुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब देखिए अगर आपको पता है अगर हम मैग्नेट को इन एंड आउट करेंगे तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा और ये गैल्वेनोमीटर का कांटा हिलने लग जाएगा इधर से उधर, ठीक है।
चलो, अब हमें बोल रहा है कि आपको ऐसा 2 चेंजेस बताने हैं जिससे ये डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा गैल्वेनोमीटर में। मतलब ऐसे तो आप जब हिलाओगे, इन एंड आउट करोगे, मैग्नेट को अंदर बाहर करोगे, तो ये डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, राइट? कभी राइट की तरफ, कभी लेफ्ट की तरफ, कभी राइट की तरफ, इस तरह। लेकिन अब आपको बोल रहे हैं ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा कैसे करेंगे हम, ऐसा क्या चेंजेस करेंगे? 2 आपको ऐसे चेंजेस बताने हैं जिससे ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिले हमें, ठीक है? तो पहला आप क्या कर सकते हो करंट को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लीजिए। आप या तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले सकते हो जिससे मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? दूसरा, या फिर इस कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, ठीक है? तो इन दोनों में से कोई भी आप करेंगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक बातें समझ आ गई होगी आपको। अब हम देखते हैं इसका एक और ऑप्शंस दिया हुआ है। तो देखिए लास्ट वाली पार्ट में क्या गिवन है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग इन एंड देन आउट स्टेशनरी कोयल, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब देखिए क्या बोला है कि आपको कोई भी इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में, उसके कांटे में, जब मैग्नेट को अंदर लेके जाया जा रहा है और मैग्नेट को फिर बाहर लेके आया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स यस आपको दिखाई देगा चेंजेस। देखो, जब मैग्नेट को हम इन लाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, मान लेते हैं ये कांटा, ठीक है? जब आप मैग्नेट को अंदर लाए तो कांटा किस तरफ मूव हुआ, लेफ्ट की तरफ मूव हुआ, ठीक है? और जब आप इस मैग्नेट को इस स्टेशनरी कोयल से बाहर लेके जाओगे तो ये कांटा आपको डिफ्लेक्ट होते हुए राइट की तरफ दिखाई देगा। तो यस, डिफरेंसेस क्या है कि जब हम इन लेके जाएंगे तो कांटा अगर लेफ्ट की तरफ मूव हुआ तो आउट लेते समय ये कांटा अब किस तरफ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब राइट की तरफ मूव करेगा। ये हमें डिफरेंसेस दिखाई देगा, ठीक है? अब देखो सेकंड में क्या बोला है, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आप इसको जस्टिफाई कीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है, रीज़न बताना है आपको। तो रीज़न ये है, जब ऐसा इन एंड आउट होता है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक था ना कॉइल 2 से, इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल से लिंक था, जब हम इन करते हैं तो वो बढ़ जाता है, चेंजेस आ गया मैग्नेटिक फील्ड में, और फिर जब हम बाहर निकालते हैं तो वो घट जाता है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ गए ना। तो यही मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आने की वजह से हमें क्या दिखता है, कभी वो राइट की तरफ दिखता है कांटा, कभी लेफ्ट की तरफ दिखता है। ओवरऑल डिफ्लेक्शन हमें क्यों देखने को मिलता है जब भी हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को या कॉइल को इन एंड आउट करते हैं? तो रीज़न यही था ना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लाने की वजह से। और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस कैसे होता है, एक बार बढ़ जाता है, एक बार घट जाता है। तो इस वजह से ये रीज़न हमें देखने को मिला। तो इसका आंसर अब आप आपने जो आपके CBSE की तरफ से आया उसमें भी आप देख लीजिए, यही दिया हुआ है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस में। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल। आपको डिफरेंट वेज बताने हैं जिससे हम करंट को इंड्यूस करा सकते हैं कॉइल में। तो हमने देखा था टोटल कितने वेज थे करंट को इंड्यूस कराने का, 2 वेज था ना। ये देखो, वी कैन इंड्यूस करंट इन ए कॉइल आइदर बाय मूविंग इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या फिर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है ना। तो ये 2 तरीका है जिसके थ्रू हम करंट को इंड्यूस करा सकते हैं कॉइल में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से लेके आपको ये अब आगे कुछ नहीं पढ़ने हैं एंड तक, ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपको कुछ नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या गिवन है। Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का प्रोड्यूस होता है? तो हमने देखा था स्ट्रेट वायर में कंसेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। Question number 2. The phenomenon of electromagnetic induction is. Electromagnetic induction क्या है? It's option number C. Producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and the coil. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें नहीं करना है, ठीक है। ये आपके सिलेबस से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बस आपको A एंड C करना है, ठीक है। तो देखिए ट्रू और फॉल्स बताना है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या है? गलत है, फॉल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, ना कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
क्लियर। सी में देख लेते हैं, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। यस, कॉइल में जब हम सेंटर में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सही है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 मेथड क्या है आपका, एक हो जाएगा बाय यूजिंग नेचुरल परमानेंट मैग्नेट एंड दूसरा हो जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर भी एज ए मैग्नेट ही काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। सोलेनॉइड मैग्नेट के जैसा बिहेव कैसे करता है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि सोलेनॉइड का जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एग्जैक्टली बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो होता है, ये आप लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट क्या है, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि अगर कोई सोलेनॉइड है उसके नॉर्थ पोल कौन सा है, उसके साउथ पोल कौन सा है। तो सिंपल है, हम एक बार मैग्नेट लाएंगे जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल हमें पता है। तो जब अगर हम इसको इधर इसके नियर लाएंगे, अगर ये दोनों रिपेल करेगा, दूर जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो दूसरा साइड क्या मिल जाएगा हमें, साउथ पोल। या फिर अगर ये दोनों अट्रैक्ट कर जाएगा तो ये इसका मतलब ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, इस तरह हम इसको पता कर लेंगे। तो ये बातें आप यहाँ लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि कब फोर्स सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर में। तो जब हमें पता है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन, ठीक है, दोनों कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, तब क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल। देखिए इसको आप समझिए अब अच्छे से, ये आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, और आप कहाँ पे बैठे हो, आप जहाँ पे बैठे हो आपका बैक में क्या है, वॉल है आपके पीछे। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, आगे की तरफ बढ़ा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्या गिवन है, इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट। और यहाँ से एक निकलता है इलेक्ट्रॉन और वो डिफ्लेक्ट होके आपके राइट की तरफ मूव होके चला गया, इसके ऊपर फोर्स पड़ा तो ये डिफ्लेक्ट होके राइट की तरफ चला गया। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। ठीक है, अब बात को समझना, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन गिवन है तो आपका इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, और ये फोर्स का डायरेक्शन गिवन है हमारे पास। ठीक है, फोर्स और करंट का डायरेक्शन जब गिवन होगा तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर को, थंब और फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह अरेंज कीजिए कि तो थंब आपका क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन में रखिए, और मिडिल फिंगर को आप क्या कीजिए, इस तरफ अरेंज कीजिए, इस तरह अरेंज कीजिए कि देखिए आपका ये जो फर्स्ट फिंगर होगा ना, देखोगे आप क्या पाओगे, आपका देखिए फर्स्ट फिंगर डाउनवर्ड की तरफ जा रहा होगा। देखिए आप अपने लेफ्ट फिंगर को अरेंज कीजिए, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन डाउनवर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम बना लेंगे आप इलेक्ट्रिक मोटर का, हमने देखा था। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो इसका प्रिंसिपल भी मैंने बताया था पीछे आपको, और वर्किंग में आप कहाँ से लिखिएगा, देखिए वर्किंग में आप यहाँ से लेके पूरी ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको देने होंगे। ठीक है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। तो इसको देखिए आप एग्जैक्ट मत लिखिएगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा आप। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन था, स्प्लिट रिंग क्या करता था, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करता था, और ये कैसा काम करता था, एज ए कम्यूटेटर का जैसा एक्ट करता था। ठीक है, तो ये आपका स्प्लिट रिंग का फंक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज। तो हमने देख लिया था किस किस डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक मोटर यूज, लिख लीजिएगा, इसको आप पीछे से लिख लीजिएगा, हमने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13, ए कोयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक कॉपर वायर है जिससे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया। तो क्या होगा अगर हम बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर डालेंगे? तो क्या होगा अगर हम किसी कॉइल के अंदर किसी बार मैग्नेट को अंदर ले जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड दूसरी केस में विड्रॉ फ्रॉम द इनसाइड द कॉइल, और अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर से बाहर निकालेंगे तब भी हमें क्या दिखाई देगा? गैल्वेनोमीटर के कांटा में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, बट इस बार वो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन। हेल्ड द स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, और सी में क्या बोला गया? अगर उस बार मैग्नेट को हम कॉइल के अंदर ही छोड़ देंगे, स्टेशनरी, ना आगे लाएंगे ना पीछे ले जाएंगे, तब क्या होगा? तब हमें कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसीलिए हमें गैल्वेनोमीटर में भी कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 14, टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दो सर्कुलर कॉइल है, ए एंड बी है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के क्लोज्ड है। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन कॉइल बी। तो अगर इसमें कुछ करंट चेंज होगा तो क्या कॉइल बी में करंट इंड्यूस्ड होगा? तो यस, ऐसा होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद द कॉइल बी इज ऑल्सो चेंज्ड। अगर हम यहाँ करंट का अमाउंट चेंज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट था कॉइल बी से, उसमें भी चेंजेस आएंगे, और इस वजह से क्या देखने को मिलेगा? करंट इंड्यूस्ड होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए। आपको रूल बताने हैं डायरेक्शन पता करने के लिए। पहला, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो क्या है इसका पहला रूल? क्या हो जाएगा? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा। एंड तीसरा आपको पता ही है, तीन ही रूल था, हमने पढ़ा था। करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना होता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो ये तीन रूल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 आपके सिलेबस में नहीं है, तो इतना ही बस आपको पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा पूरी अच्छी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।